Welcome back, students. In the morning lecture, we have completed our exercise 1.4, and now in today's lecture, I am going to introduce one more theory part concept. As you can see in page number 11, it is given in your textbook. The concept is quantifiers, quantifiers and quantified statements. एक रिपीट कर तो क्या लिखा है? कृति रीड करो, ये क्या मैंने हेडिंग मारा है? Quantifiers and qualified statements. Quantifiers and quantified statements, right? Quantifiers and quantified statements. परफेक्ट. अब जरा सभी लोग ध्यान देना और साथ में लिखते भी जाना. धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ. इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा. मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ. एक आपके सामने मैंने स्टेटमेंट देना है. दिस इज अ स्टेटमेंट मैथमेटिकली गिवन एज x plus 5 is equals to 9. Now, can you say which type of statement this is? ये हमने स्टार्टिंग में देखा है. ऐसा मैंने उदाहरण देके वहां थोड़ा मैंने बोला भी था कि इसका आगे फर्दर डिस्कशन में हम आएंगे, बट एट दैट टाइम जस्ट वी हैव मेंशन एंड कंक्लूडेड. याद हो तो? और आपने उदाहरण में लिखा भी होगा, मैंने वो चार्ट भी बनाया था. ओपन सेंटेंस, ओपन स्टेटमेंट, करेक्ट? स्टेटमेंट. सर हाँ, सर दिया को अंदर लो ना, वो बाहर है. दिया किधर है? दिया दिया नहीं है. दिया तो यहाँ नहीं है. रिया दिया तो नहीं है. सर उसका मैसेज आया कि आपने उसको अंदर नहीं लिया. अरे लेकिन यहाँ बाहर भी दिखना है ना. इफ शी इज देयर. सर वो बोल रही है कि वो ज्वाइन हुई लेकिन आपने अंदर नहीं लिया अभी. अरे लेकिन मेरे को दिया नाम दिखना भी तो चाहिए ना. आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन दैट पर्टिकुलर विंडो कि जिसमें सबका नाम मुझे जो वेटिंग में है वो दिखता है ना. अभी आया, देखो अभी आया है. ओके, मैंने एक्सेप्ट किया. फाइन, मेरे डिस्कशन पे मैं आता हूं. सो दिस इज ओपन स्टेटमेंट कि जिसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. समझ लीजिए यहां x की वैल्यू में 1 लूं
यहां मैं x की वैल्यू 2 लूं या x की वैल्यू 3 लूं, एक्सेट्रा मेनी सच वैल्यूज आई कैन अज्यूम, एंड ऑन दैट पार्ट आई कैन से कि x की ये सब वैल्यू लेने पे सर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होने वाला नहीं है, और इसी कारण से आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्या 1 रख के 1 + 5 का वैल्यू इक्वल टू 9 होता है क्या? ऐसा तो एक x की ऐसी वैल्यू बन पाती है यहाँ पे कि जो आपका ये स्टेटमेंट को ट्रू बना देगा। तो कि x का एक ही वैल्यू बनता है, दैट इज गोइंग टू बी 4, and on that value x is equals to 4, my statement is going to become true, whereas all such values other than 4, they are going to prove my statement as false. तो मतलब ये मैं मान रहा हूं कि x की कुछ वैल्यू ऐसी हो सकती है कभी कभी एक से ज्यादा भी, कि वो स्टेटमेंट को ट्रू बना दें या फॉल्स बना दें। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिखा x + 2 > 9। अब सोचना जरा, मैंने इक्वल टू का साइन छोड़ के अभी ग्रेटर देन का साइन डाल दिया है, और मान के चलो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक सेट दिया है, और x बिलोंग्स टू दिस सेट, जो भी सेट मैंने देना है 5 6 7 8 ले लो। अब जरा सभी लोग अप्लाई करो, x की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में आपको अवेलेबल की है, और वो x की वैल्यू आप इसमें रख के चेक करो। 5 पहले रखेंगे तो 5 + 2 > 9 नहीं होता है ना। 6 + 2 8 > 9, ये भी नहीं होता है ना। 7 + 2 दैट इज 9 > 9, 9 > 9 भी नहीं होता है ना, 9 = 9 होता है। एंड फाइनली 8 + 2 10 10 > 9, यस ये होता है। मतलब out of this given x values, some values satisfied and some may not satisfy। ये हो सकता है, मैं उदाहरण में इधर 8 के बाद 9 का वैल्यू भी ले लूं, 10 भी ले लूं, तो कुछ वैल्यू और भी इसमें एक्सेप्ट होने के लिए जुड़ जाएंगे, यस और नो। Yes, sir. But some values are not satisfying, so it gives the false impression of that ट्रुथ वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करते हैं। तो ये एग्जांपल से आपको क्या समझ में आ रहा है? टेक डाउन एन इंपॉर्टेंट नोट फ्रॉम दिस एग्जांपल। अ सेंटेंस contains one or more variables is called open statement। An open statement can be true or false on the basis of the values are replaced
for that variable out of the given set. ये मैंने गिवन सेट इसलिए दूसरे एग्जांपल में मैंने सेट आपके सामने रखा सामने क्योंकि आपको मालूम पड़े कि सर वैल्यू x की कौन सी रखेंगे हम, बाकी x की वैल्यू रखने के लिए तो बहुत सारी है। અને ऊपर वाले एग्जांपल में भी ऐसा मैंने रैंडमली कोई एग्जांपल में x की वैल्यू लेके मैंने चेक करवाया, बाकी x का वैल्यू तो आप कितना भी ले सकते हो ना, मगर मुझे x का वैल्यू उस सेट में से लेना है जो सेट आपको प्रोवाइड किया होगा। यू शुड नॉट टेक आउट ऑफ दैट सेट, ओनली आउट इन दैट सेट, वॉट एवर द सेट इज प्रोवाइडेड टू यू, उसके अंदर जितने भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन है x के जो वेरिएबल को बिलोंग करते हैं वो ही मुझे सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। तो यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है रिप्लेस फॉर दैट वेरिएबल आउट ऑफ दैट गिवन सेट एंड we decide that statement is true or false। लेकिन वो कंडीशनल बात है, जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तो सीधी सी बात है वो 8 पे ट्रू होगा, बाकी 5, 6 और 7 पे वो फॉल्स होगा। ये मुझे कैटेगोरिकली बोलना पड़ेगा, खाली मैं ट्रू है या फॉल्स है उसका परमानेंट स्टेटस नहीं बन जाता है। ये स्टेटमेंट का परमानेंट स्टेटस ट्रू है या फॉल्स है ऐसा नक्की नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस x की कौन सी वैल्यू पे ट्रू है, क्योंकि x की 8 वैल्यू पे वो ट्रू है। अदर देन 8 आउट ऑफ द सेट जितनी भी बाकी की वैल्यू है x के लिए वो मैं रखूंगा तो वो स्टेटमेंट का स्टेटस फॉल्स हो जाएगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ सेट ओनली यू हैव टू थिंक, क्योंकि सेट में दिए गए वैल्यू के आधार पे अपने को नक्की करना है। बाकी तो मैं रैंडमली कोई भी दूसरे वैल्यू को लेके चेक करके उसका स्टेटस बता सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू चेक ऑल अदर वैल्यूज, ओनली स्पेसिफिकली गिवन उसी वैल्यू को चेक करके उसका स्टेटस जानना है। समझ में आया ये पैराग्राफ जो मैंने लिखा? So a sentence contains one or more variable is called open statement, and open statement can be true or false on the basis of the values which are replaced for the variable out of the given set, and we decide on that basis कि भाई वो statement true हुआ गया, false हुआ, उसको satisfy करता है कि नहीं करता है। Hence next paragraph में लिखो, hence quantifiers qualify the variable in an open statement। देखो ये मेरा कंक्लूजन हो गया। तो क्वांटिफायर्स का मतलब क्या? क्वांटिफायर्स क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करना मतलब क्या? उसको सेटिस्फाई हो गया, क्वालिफाई हो गया। वो फिटनेस टेस्ट लेते हैं ना मैच खेलने से पहले, तो हाँ फिटनेस सर। टेस्ट में क्वालिफाई हो जाता है तो उसको सिलेक्ट कर देंगे। मतलब वो एक उसको टेस्ट होना पड़ेगा। तो क्वांटिफायर्स मतलब जितने भी वैल्यूज हमको दिए हुए हैं वो उसको हमको चेक करके देखना पड़ेगा कि वो उसको सेटिस्फाई होता है कि नहीं। और वो कौन से स्टेटमेंट के अंदर हम ऑलवेज चेक करेंगे? ओपन स्टेटमेंट, वेयर द वेरिएबल्स आर प्रोवाइडेड, वेयर द स्टेटमेंट का जो स्टेटस है पहले से कुछ पक्का और फिक्स दिया नहीं रहता है, एक्स के हिसाब से दिया है, मतलब वो उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है, ट्रू भी होने लायक है, फॉल्स भी होने लायक है। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। टेक डाउन इन हेडिंग, देयर आर
two types of quantifiers. Number one, universal quantifiers. यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, इसको लिखने के लिए नोटेशन में हम उल्टा ए करते हैं। उल्टा ए को क्या बोलते हैं मालूम है? फॉर ऑल। ये शायद आगे आया हुआ है किधर, तो मैंने यूज किया था। याद आता है? फॉर ऑल के लिए मैं एप्लीकेशन ऑफ Application. वेरी गुड, वेरी गुड, मैं भी पूछने वाला था। ये सिंबल है, ये फॉर ऑल के लिए हम बोलते हैं, या तो कभी कभी हम फॉर एवरी भी बोलते हैं। ये सब लिख के रखो प्लीज, लिखते जाना। एंड सेकेंड टाइप का जो क्वांटिफायर्स की बात हम कर रहे हैं, दैट इज एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। एक्सिस्टेंशियल, जो एग्जिस्ट होने पे ही उसको हम कंसीडर करेंगे। एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। ये इसका नोटेशन देख, मुंह फेरा हुआ ई है, मतलब ई ने पलटी मार लिया है, और इसको हम बोलते हैं देयर एक्सिस्ट, और फॉर सम, और एट लीस्ट वन। ऐसा अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। एट लीस्ट वन। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर में थोड़ा फर्क जो है वो क्या है, ये फॉर ऑल शब्द पे से मैं तुमको समझा देता हूं कि वो सभी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब उसके लिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं है वो जो कि उसको डिससेटिस्फाई करेगी, फॉर ऑल। लेकिन नेक्स्ट में जो है देयर एक्सिस्ट बोला, एटलीस्ट मतलब कुछ सेटिस्फाई करेगी, कुछ नहीं करेगी, और उसके आधार पे हमको उसका मीनिंग समझने का है। अब हम एग्जांपल में आते हैं, आपको मालूम पड़ेगा, बहुत इजी है। ये लिख के हो गया पहले तो? हाँ सर, हो गया। चलिए, तो मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूं तुरंत। आइए 1.5, पेज नंबर 12। चलिए, इंस्ट्रक्शन क्या है जी? यूज use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर,
into a true statement, into a true statement. भाई साहब, हमको एक सेट दिया होगा, मैंने बोला था ना, उस सेट कौन सा दिया है मालूम है उन्होंने? नेचुरल नंबर का सेट दिया है। नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर का जरा बताओ तो सेट का क्या स्टेटस रहता है? वन टू इंफिनिटी। हाँ, मैं बोला इतना क्यों टाइम लग गया, कमाल हो गया। मैं बोला नेचुरल नंबर बोलने में इतनी दिक्कत। डॉट 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 infinite value we can consider. Now look at the given, ये तो हमारा इंस्ट्रक्शन था। सबसे पहला आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। देखो अभी इसमें x की वैल्यू हमें सेटिस्फाई करवानी है, और खास तौर पे अभी हमें नेचुरल नंबर के आधार पे नक्की करना है कि इसका स्टेटस क्या बनेगा। तो मुझे इसमें से कन्वर्ट करना है। अपने को इंस्ट्रक्शन में क्या बोला? यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस। ये ओपन सेंटेंस दिया है हमको, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? क्वांटिफायर यूज करके उसको कन्वर्ट करना है, उस तरह से लिख के दिखाना है। कैसे लिख के दिखाएंगे हम? सब लोग ध्यान दो। तो सबसे पहली बात, ओरली थोड़ा इसको चेक करो, क्या मेरे नेचुरल नंबर के सभी वैल्यूज, नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर क्या इसको सेटिस्फाई करता है क्या? तो एक बात तो सीधी है, इसका आप फैक्टर भी करेंगे, फैक्टर होता है तो। हाँ, तो x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करके राइट हैंड साइड 0 देगी? सीधा बोलूं तो मैं 2। तो क्या 2 का वैल्यू रख के चेक करो। 4 प्लस 6 10 10 माइनस 10 0। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर वैल्यू सेटिस्फाइज? नहीं सर। अब एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक का है, तो कोई स्टूडेंट ट्राई करेगा कि सर क्यों ना हम फैक्टर करके लेवे। हाँ ले ना, बिंदास लो, आपको मालूम पड़ जाएगा ना x की वैल्यू क्या आ जाती है। मतलब इसको आप सॉल्व करके ही निकाल के बता दो ना। नेचुरल नंबर में सभी को ट्राई करने की क्या जरूरत है? पहले 1 ट्राई करो, बाद में 2 ट्राई करो, फिर 3 ट्राई करो। कितनी वैल्यू ट्राई करके बैठेंगे हम? चलो सीधा फैक्टर निकाल के बात खत्म करो। 5 2 10, 5 माइनस 2 3 आता है ना। मिडल टर्म माइनस प्लस है, बाद में माइनस चाहिए, माइनस रखेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चल भाई x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है? -5 और x इज इक्वल टू 2। अब मेरे को बताओ x का वैल्यू -5 भी सेटिस्फाई करता है क्या? मैं लूँ ये? नहीं सर, क्यों? नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर को बिलोंग करने वाली वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 2 ही हमें लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। और इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ since x should be out of natural number, therefore x should be 2। या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं x इक्वल -5, तो -5 रिजेक्टेड। अब 5 मतलब 2 के अलावा और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? जरा मेरे को आंसर देंगे तो मुझे थोड़ा नहीं सेटिस्फाई सर, रहेगा। हाँ, नहीं सर, नहीं क्योंकि होगा। ये तो ऐसा हो गया, आप लोग वहां बैठ के खाली बैठ के क्या कर रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है। तो
नेचुरल नंबर की सभी वैल्यू सेटिस्फाई करती ना तो मैं बोलता फॉर ऑल, लेकिन यहाँ फॉर ऑल नहीं है, खाली 2 ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो मुझे बोलना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट। क्या बोलना पड़ेगा? There exists. तो अब मैंने नक्की कर लिया कि क्वांटिफायर्स में 2 है, जो एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है मैंने बताया जिसको हमने बोला फॉर ऑल, और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है जिसको मैंने बोला देयर एग्जिस्ट। सो व्हिच क्वांटिफायर यू सपोज टू यूज हियर? देयर एग्जिस्ट। इतना क्लियर हो जाने से मुझे ये कंफर्म होता है तो मेरा डिस्कशन आगे बढ़ेगा कि हमने अब यूज करना है देयर एग्जिस्ट। ये हमने पक्का कर लिया कि सब वैल्यू तो नेचुरल नंबर की सेटिस्फाई होने वाली नहीं है। तो अब मुझे जो स्टेटमेंट क्वांटिफायर्स के फॉर्मेट में बना के दिखाने का वो कैसे दिखेगा, सुनिए बराबर से। सो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, और अपने वो हेडिंग क्या बोला है? यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस। देखो, और वो भी लास्ट में क्या बोला? इनटू ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू होने के लिए मतलब आप स्टेटमेंट ऐसे बराबर से बनाओ, क्वांटिफायर का यूज ऐसे करो कि जिससे कि आपका स्टेटमेंट ट्रू हो, ट्रू दिखना चाहिए बनने के बाद। तो सीधी बात है कि मुझे जो स्टेटमेंट बना के दिखाना है उसका हमको कंक्लूजन ट्रू होना है, ऐसा दिखना चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट बाय यूजिंग क्वांटिफायर्स। तो देयर एग्जिस्ट हमको यूज करने के लिए पहले है ये देयर एग्जिस्ट, मैंने लिख दिया। देयर एग्जिस्ट एक्स, मतलब नेचुरल नंबर में से एक एक्स की वैल्यू ऐसी है, देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो, लिखने का क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that x square plus 3x minus 10 is equals to 0 is a true statement, is a true statement। बस इतना हमको लिख के बताने का है, और कुछ एडिशनली तुमको लिखने की इच्छा है तो ऊपर ही मैंने वो सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को सॉल्व करके दिखाना था, तो मैंने ये दिखाना है। ये भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, और मेरे को अभी ऐसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि ओनली x इक्वल टू 2 इज सेटिस्फाइंग, क्योंकि मैंने ऊपर कैलकुलेशन में बता के रखा हुआ है कि x की एक ही वैल्यू जो है वो 2 जो इसको सेटिस्फाई होगी आउट ऑफ नेचुरल नंबर। सो आई डोंट हैव टू नाउ टेल separately because that calculation, that factor अपने find out करके रखा है, वो itself is giving you idea about that 2 is only satisfying। समझ में आ रहा है? सबको मालूम पड़ा ये इसका ये टाइप का क्वांटिफायर्स का मीनिंग क्या हिसाब से हमको जाना है अभी? हाँ सर, मालूम पड़ा। दिया 8 સર એનું માઇક ડિસેબલ છે તો એ નહીં બોલી શકે। नहीं, मेरे को मालूम है वो डोंट डिसेबल है तो क्या हो गया, इनेबल कर सकते हैं ना। એનો રેસ હેન્ડ કરશે માઇક नहीं ચાલતું નથી એમાં। नहीं, डिसेबल है तो इनेबल कर सकते हैं, चलता नहीं है वो बात अलग है। ચાલતું જ નથી। डिसेबल का मतलब होता है कि वो अपन ने यहाँ से उसको डिसेबल किया होता है। हाँ सर, वर्ड यूज रॉन्ग यूज થઈ ગયો सर, समझा मेरे को। हाँ, तो मोबाइल यूज करती है कि क्या करती है? सो सेकंड अपने को दिया है 3x माइनस 4 लेस देन 9, और अपने को सोचना है नेचुरल नंबर के सेट में से। अब नेचुरल नंबर के अंदर कौन सा इसको सेटिस्फाई हो जाएगा? सब होएगा क्या?
नहीं सर, सब नहीं होगा। हाँ, तो एक बात ध्यान रखने का, अपने को सब की चिंता नहीं करने की। एक आध भी नहीं होता है ना तो समझ जाने का सब होने वाला नहीं है। समझ में आया ना? कि जैसे मैं x की जगह पे कोई एक वैल्यू ले लूं, जैसे कि 10 ले लूं, 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 4 26, 26 इज लेस देन 9 होता है क्या? नहीं सर। तो एक 10 वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं हुई तो फॉर ऑल बोला जाएगा क्या कि देयर एग्जिस्ट बोला जाएगा? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट, क्योंकि फॉर ऑल नहीं निकल गया तो देयर एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाने का। और फॉर ऑल क्यों निकल गया? फॉर ऑल होने के लिए क्या कंडीशन मैंने बोली? क्योंकि सब वैल्यू नेचुरल नंबर की उसको सेटिस्फाई होनी चाहिए। बल्कि एक वैल्यू मैंने 10 चेक करके देखा, वो 10 नहीं हुआ, मतलब फॉर ऑल हो नहीं सकता। और इसीलिए अभी देयर एग्जिस्ट फिट हो गया। सबको समझा? ये देयर एग्जिस्ट मैंने नक्की कर लिया कि इसको देयर एग्जिस्ट के लिए हमें कंसिडर हो जाना है। अब मेरा स्टेटमेंट का जो पैटर्न बनना चाहिए वो फॉर ऑल नहीं, देयर एग्जिस्ट को यूज करना है। सो व्हाट शुड बी माय स्टेटमेंट? रिक्वायर्ड स्टेटमेंट there exists x which belongs to n। पहला ये तो इतना अपने को कंप्लीटली लिखना ही है कि there exists ऐसे कुछ ही वैल्यू है x के लिए जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, such that continue, such that 3x minus 4 less than 9 is a true statement। तो हमारा ये ट्रू स्टेटमेंट बनना है देयर एग्जिस्ट को यूज करके। वो इसमें फॉर ऑल यूज करके लिखेगा भी ना, कोई फॉर ऑल करके ये स्टेटमेंट लिख के कंस्ट्रक्ट करके बताएगा ना, तो मैं क्या मानूंगा मालूम है? उसका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फॉल्स है। और एक मिनट, क्वेश्चन में तुमको जो फॉल्स स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला होता ना, तो फॉर ऑल चलता, फॉर ऑल ही लिखना पड़ता। दर्शन, चलता नहीं, फॉर ऑल ही लिखना पड़ता। हाँ सर। सब लोग समझना, मैं एग्जाम में इधर ऊपर इधर मैं चेंज करके दे सकता हूँ तुमको। कन्वर्ट आपको करने के लिए बोला अभी ट्रू स्टेटमेंट में, मैं आपको एग्जाम में फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता हूँ। तो आपको पढ़ने का कि आपको कन्वर्ट ट्रू स्टेटमेंट में करना है या फॉल्स स्टेटमेंट में करना है, और ट्रू स्टेटमेंट होने के लिए कौन सा क्वांटिफायर का इस्तेमाल हमने करना है वो अपन डिसाइड करके स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। और अपने को जो उसमें कुछ लिखना है तो अपन लिख सकते हैं कि सिंस नीचे रीजन के तौर पे, या ऊपर भी दे सकते हैं। ऊपर मतलब स्टेटमेंट लिखने से पहले मेरे को नीचे लिखना है। देखो मैं उसका रीजनिंग दे रहा हूँ कि ये देयर एग्जिस्ट क्यों हुआ। सिंस 10 which belongs to n does not satisfy 3x minus 4 minus less than 9। एक 10 का मैंने मुद्दा रख के बता दिया, बाकी 10 से और भी कोई दूसरे तीसरे वैल्यू आप लिख सकते हो जो सेटिस्फाई नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर ऑल नहीं हुआ इसी वजह से ये अपन लिख के बता रहे हैं। समझा सबको ये? चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन। थर्ड में क्या दिया है अपने को? n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और यहाँ मेरे को जरा आप लोग सभी लोग बताएंगे, पहले और दूसरे में मैंने उन्होंने जो वेरिएबल यूज किया वो x यूज किया, और अभी यहाँ उन्होंने स्मॉल n यूज किया। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्मॉल n? कैन यू प्लीज रिप्लाई? नेचुरल नंबर। स्मॉल n, कैपिटल N नेचुरल नंबर है। ऊपर स्टार्टिंग में बात तो चला हमारा। हाँ सर। कैपिटल N इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मगर स्मॉल n क्या बोलेंगे? कांस्टेंट।
कांस्टेंट इधर मेरे को फिट नहीं होता है, दूसरा कुछ जवाब बोलो। तुम लोग सेट रिलेशन सेट थियरी पढ़ के भी कुछ किया है तो मेरे को बात करो। सेट में अपन लिखते हैं ऐसा, स्मॉल लेटर यूज होता है ना, जब भी स्मॉल लेटर यूज होता है ना, एक्स वाई एन जैसा, ये हम वेरिएबल एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। और सेट के अंदर जैसा अभी हमने सेट लिखा, तो सेट कभी भी लिखा जाता है कैपिटल लेटर से, मगर उसके अंदर जो हम एलिमेंट लिखते हैं ना, वो एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। और फिर वो स्मॉल लेटर कभी एक्स यूज किया, कभी वो स्मॉल लेटर वाई यूज किया, कभी वो एन यूज किया। अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, घुमा फिरा के अपने को दूसरा नोटेशन यूज करके बता रहे हैं, एन यूज करा है, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एलिमेंट आउट ऑफ दैट सेट। सेट के अंदर का एलिमेंट है वो। चलिए, ये थोड़ा कॉमन बात हो गया लेकिन जरूरी था। कैपिटल एन और स्मॉल एन, ये मेरे पास चर्चा थी। और स्मॉल खाली एन की बात ना हो, दूसरे भी अल्फाबेट हो सकते हैं। चलो, एन स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मेरे को बताए नेचुरल नंबर के सेट में जो 1 से वो शुरू होता है ना, मिनिमम 1 से शुरू होता है, तो 1 रखेंगे। 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस और नो? यस। अच्छा, 2 लेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस? यस। अब आप मेरे को कॉमन सेंस से बताइए, नेचुरल नंबर की सभी वैल्यू को लेंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा या ना होगा? होगा। मतलब कि सभी वैल्यू नेचुरल नंबर की इसको क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। नेचुरल नंबर की सभी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई होती है, मतलब फॉर ऑल बोलूं या देयर एग्जिस्ट बोलूं? फॉर ऑल। फॉर ऑल। फॉर ऑल पे सेटिस्फाई हो रहा है, और फॉर ऑल के हिसाब से ये ट्रू बनता है मेरा स्टेटमेंट। इसलिए मुझे स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉर ऑल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो आई वुड बी नाउ मेकिंग अ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, दैट इज फॉर ऑल n। अब मेरे को x नहीं लिखने का, अब मेरे को क्या लिखने का, small n, for all small n which belongs to natural number है। मेरे को यहाँ जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक है ना? चलिए, for all n belongs to natural number, comma, n square greater than or equal to 1 is a true statement, is a true statement. That's it. नीचे रीजन में लिखना तो लिखो, since all the values of natural number satisfies n square greater than or equal to 1। बस, क्योंकि मेरे को कोई अभी ज्यादा सब वैल्यू को लिख के थोड़ी बताना है, एक वैल्यू तो कितना सब इनफाइनाइट तक सब वैल्यू हो जाएगी, नहीं। मेरे को सिंपली बोल के कंप्लीट करना है कि भाई क्योंकि सभी वैल्यू इसको सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए फॉर ऑल। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ 2n minus 1 is equals to 5। बताएं n की जो वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर में से हमें लेनी है, आउट ऑफ नेचुरल नंबर्स how many values are going to satisfy, or all the values are going to satisfy? Tell me। नहीं सर, एक ही होगा 3। एक ही होगा 3। ओके, 3 into 2 6, 6 minus 1 5, 5 is equal to 5, yes। 3 के अलावा और कोई नहीं आएगा। जैसे मानते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। So 2n is equals to 5 plus 1, n is equals to 6 upon 2, therefore n is equals to 3। मतलब ये 3 जो हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, yes, मतलब ये हमको लेना पड़ेगा एक ही वैल्यू। इसके अलावा और कोई भी n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर में से कोई भी उठा लो, वो सेटिस्फाई नहीं होएगा। सो यहाँ पे अपने को हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे, तो देयर एग्जिस्ट यूज होगा या फॉर ऑल होगा? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट।
लिखो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, there exists n belongs to natural number such that 2n minus 1 is equals to 5 is a true statement. Is a true statement. और मेरे को वो रीजनिंग देने में जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर मैंने ये कैलकुलेट करके बात बता ही दी है। समझ में आया? चलिए फिफ्थ, y प्लस 4 ग्रेटर देन 6, y प्लस 4 ग्रेटर देन 6। देखो यहाँ वापस y यूज करके उन्होंने स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया, मतलब दिस सपोज टू बी यूज्ड एज ए एलिमेंट, सेट के एलिमेंट के लिए वापरा गया है। चलिए भाई जी आगे बढ़ते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? स्वराज मुझे लिख के बताओ। पहले तो मैं इसको y को y की जगह पे कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ? ग्रेटर देन 6 बनेगा, 3 ले सकता हूँ। मतलब एक ऐसा अपने को पता चलता है कि 2 लेते हैं, अरे 2 लेते हैं तो नहीं होगा, 1 लेंगे तो भी नहीं होगा। तो मतलब फॉर ऑल आया या देयर एग्जिस्ट आया? There exists. वेरी करेक्ट। तो मेरे को स्वराज लिख के बताओ क्वांटिफायर यूज करके। क्या लिखूंगा मैं? रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, बोलो। There exists वेरी गुड, y belongs to n करेक्ट। such that y plus 4 कॉमा बोलने का, सच दैट, comma such that y plus 4 is greater than 6. It is a true statement. बस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, खत्म। हाँ, और नीचे रीजनिंग पे देने का है तो बता देने का है कि सिंस y इज इक्वल्स टू 5, मैं कुछ भी ले रहा हूं है, which belongs to n does not satisfy y plus 4 greater than 6। ठीक है ना? कोई भी एक वैल्यू लिख के ऐसा मैंने बता दिया कि ये नहीं हो रही है सेटिस्फाई, मतलब फॉर Sir, ऑल। satisfy થાય છે ને અગર આપણે y ને 5 લઈએ તો? अरे सॉरी 5 नहीं 1, what 2 नहीं हाँ हाँ सर, 2 और 1 ले लो, बराबर है 2 1 ले हाँ। लो। तो कोई एक वैल्यू लेके जो डिससेटिस्फाई होता है वो बता दो, तो मतलब सामने वाले को समझ में आएगी फॉर ऑल पॉसिबल ही नहीं है, खत्म। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ में दिया है 3y माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू 9। तो बस अपने को नेचुरल नंबर के सेट में से एक आधा ऐसा वैल्यू बताओ कि या सब सेटिस्फाई होता है। नयन आप बताओ। चलो तीर्थ आप बताओ। सर हाँ One. बोलो। 1 लेते हैं क्या? सर One से- y 1 लिया तो स्मॉलर देन 9 आएगा। हाँ मगर मेरे को ऐसा कोई वैल्यू बताओ कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या कोई? लेना कोई भी 5 ले ले, 4 4 ले 4 ले। 5 6 7 8 9 हाँ मतलब
लेते हैं, एक आध चेक करते हैं ना। 12 minus 2 10 which is is greater than 9. तो लेस देन और इक्वल टू 9 नहीं हुआ। तो अभी अपने को ये पता चलता है कि देयर आर सम वैल्यूज व्हिच आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाइड, और इसी वजह से मैं बोलूंगा कि सब वैल्यू नेचुरल नंबर की इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट आएगा या फॉर ऑल आएगा? There exists. There exists. देयर एग्जिस्ट। तीर्थ बताओ मुझे स्टेटमेंट बना के। हाँ सर, there exists y belongs to natural number, comma, such that 3y minus 2 smaller than equal to 9 is a true statement. Is a true statement. Perfect. हाँ, नीचे का एक लिखते हैं अपन ना, बराबर है। since y equals to मतलब 5 ले लो, 5 ले लो ना, belongs to n, does not satisfy y question 3y minus 2 is smaller than equal to 9. बस खत्म हो गया। ये एक टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर खत्म हो गया। अभी मैं तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ, जिसमें दूसरे तरह से पूछा है, मगर है तो कंसेप्ट अपना क्वांटिफायर्स, उसी के बारे में। तो लेट मी कम टू द क्वेश्चन सेकंड। अच्छा, हेडिंग क्या दिया है? इफ B is a given set 2 3 5 6 2 3 5 6 7, ये अपने को दिया है इंस्ट्रक्शन में। determine the truth value, determine the truth value of each of the following. चलिए, पहले तो बी का एक अपने को सेट दे के रखा है, उसके आधार पे बात करनी है। एंड वेरी फर्स्ट दे हैव प्रोवाइडेड क्वांटिफायर स्टेटमेंट। अब देखो फर्क क्या है, पहले क्वेश्चन में आप क्वांटिफायर स्टेटमेंट बनाते थे, बना के दिखाते थे कि जिससे कि स्टेटमेंट ट्रू शो हो, एंड राइट नाउ दे हैव प्रोवाइडेड क्वांटिफायर स्टेटमेंट टू यू, एंड उसका आपको ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करके बताना है। ट्रूथ वैल्यू, तो भाई पहले तो हम स्टेटमेंट को समझेंगे क्या लिखा है, उसके आधार पे उसकी ट्रूथ वैल्यू को हमें कंसीडर करना है। चलिए, क्या दिया फर्स्ट? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b such that x is prime number, x is prime number। चलिए भाई, पहले तो स्टेटमेंट में अपने को फॉर ऑल यूज करके दिया, इसके समझने अब ये जरूरी रहेगा कि उन लोग बी के सेट के सभी वैल्यू की बात कर रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. मतलब they are telling us that all the values given in set B is stating that prime number. Is it so? No, sir. No. 6 नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो सभी वैल्यू प्राइम नंबर नहीं है, एंड हेंस 6 नहीं है, बराबर है। और इसी वजह से फॉर ऑल उनको बोलना नहीं चाहिए था, फिर भी उन्होंने फॉर ऑल बोला है ना, तो ये उनके हिसाब से उन्होंने देख के रखा है, वैल्यू इज फॉल्स, तो उसका हमें फॉल्स बोलना पड़ेगा। राइट, करेक्ट है। मगर लिखने का किस तरह से है, बस खाली इसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ना है। जो मैंने भाषणबाजी किया उसको थोड़ा प्रॉपरली लिखना है। क्या बोलेंगे हम कि भाई since x is equals to 6 which belongs to set B does not
satisfy that x is prime number. Okay, hence given statement is false. या डायरेक्टली भी लिखना चाहो तो कि भाई hence the truth value of given statement is f. अपने को तो f और t बता के दिखाना है ना कि उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है. समझ में आया ये? तो क्वेश्चन का स्टाइल समझेगा, पहले मेरे को ये बताओ, है ना? उन लोगों ने जो दिया है उस सेट के आधार पे अपने को नक्की करना. मैंने एग्जांपल में भी ऐसा एक एग्जांपल रखा था जिसमें मैंने आपको कुछ वैल्यू सेट में दिया था. उसके आधार पे ही देखने का है कि कैसे ये बिहेव कर रहा है. चलिए सेकंड पे आता हूँ. और इंस्ट्रक्शन में ये सेट बी दे के रखा, मतलब सभी के लिए ये सेट बी को आपको फोकस में लाना है, सबके लिए उसी में से चेक करते जाना है. सेकंड वन, देयर एक्सिस्ट n belongs to B such that n plus 6 greater than 12. अब उन्होंने स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट बोला है कि ऐसी कोई वैल्यू है जो बी सेट में से है जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई हो रही है. तो n की ऐसी कोई वैल्यू देखो तो बी सेट में कौन सा 7 और बाकी तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी. नहीं हो रही. तो भाई सब तो नहीं हुई, तो सब नहीं हुई तो फॉर ऑल तो हो नहीं सकता, तो देयर एग्जिस्ट होगा क्योंकि एक तो हुआ. इसलिए मैंने ये भी पढ़ो जरा, मैंने थियरी में जो लिखवाया था बात मेरे को वापस यहाँ लेके आनी है. एटलीस्ट वन है, ये शब्द देख रहे तुम लोग, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक, कम से कम एक वैल्यू तो सेटिस्फाई हुई कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर हुई सर. तो अपने को अब ये यहाँ पे ये इसके हिसाब से ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? चलो मेन मुद्दे पे आता हूँ. ट्रू. ये सही है. सो अब हमको यहाँ पे लिखना इस तरह से है सॉल्यूशन में, as n is equals to 7 which belongs to set B satisfies n plus 6 greater than 12. Therefore, given statement is true and its truth value, मैं डायरेक्टली ऐसा ही लिखता हूँ, its is t, truth value is t. मैंने जिसका सेटिस्फेक्शन हुआ है उसी को लिख के बता दिया है, बाकी के लोगों को नहीं लिखा. इसका मतलब समझ में आ जाता है, इसलिए बाकी के एलिमेंट का चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई 2 के लिए सर आपने कुछ बोला नहीं, 3 के लिए नहीं बोला, 5 के लिए नहीं बोला, 6 के लिए नहीं बोला, है ना? अरे भाई मैंने 7 के लिए, 1 के लिए बोल दिया कि वही सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब बाकी के सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं. चलिए भाई साहब, थर्ड वन, there exists n which belongs to B such that 2n plus 2 is less than 4. अब देखो ऊपर में से 7 को चेक करो,
नहीं, मैं ज्यादा वाला वैल्यू पहला बड़ा वाला चेक कर रहा हूँ। 7 into 2 14, 14 plus 2 16, 16 is less than 4 है क्या? 16 क्या less than 4 है क्या? नो सर। नहीं। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गया? देयर एक्सिस्ट लिखा है उन्होंने, मतलब क्या सब वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे? नहीं करेंगे। और देयर एक्सिस्ट के हिसाब से बात सही है कि नहीं उन लोग की? अच्छा, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, फॉर ऑल तो है ही नहीं, देयर एक्सिस्ट है, तो उसमें ऐसी कोई एक वैल्यू होनी चाहिए सेटिस्फाई है, कम से एटलीस्ट वन। मैंने पढ़ा है ना अभी। चलो लिमिट मिनिमम वैल्यू 2 है ना, चेक करके देखते हैं। 2 into 2 4, 4 plus 2 6। तो 6 लेस देन 4 ये भी नहीं हो सकता है। ये मतलब बी सेट में से एक भी वैल्यू नहीं होगी ना? हाँ सर, नहीं हो रही। हाँ, एक भी वैल्यू नहीं होगी। मैंने मिनिमम भी चेक कर ली, मैक्सिमम भी चेक कर ली, है ना? तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए सिंस none of the element of set B satisfies 2n plus 2 less than 4, none of the value। और उन्होंने क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट। ए, उन लोगों ने क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब है क्रिश? एटलीस्ट वन। कम से कम एक वैल्यू सेटिस्फाई होगी, ये उन लोग बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, मेरे तो चेक करके देखा एक भी वैल्यू नहीं हो रही है। तो उन्होंने देयर एग्जिस्ट जो लिखा है वो क्या है? फॉल्स। गलत है, फॉल्स है। तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट is false and its truth value is f। भाई साहब समझा सब लोग? तो देखो, अभी तक एग्जाम्पल में ऐसा आया था कि एक आध वैल्यू सेटिस्फाई हो जाता है, बाकी के नहीं होते हैं, एक आध दो होता है, तो देयर एग्जिस्ट बराबर है। एक ऐसा एग्जाम्पल आया कि सबके सब सेटिस्फाई हो सकते हैं, तो फॉर ऑल आया। लेकिन ये देखो, ये पहली बार आया ऐसा, एक भी नहीं हो रहा है। समझ में आया? एक भी नहीं हो रहा है। तो जब एक भी नहीं होगा सेटिस्फाई होने वाला ऐसा वैल्यू, तो देयर एग्जिस्ट हो या फॉर ऑल हो, दोनों के लिए मैं फॉल्स ही बोलूंगा। यस और नो? चलिए, फोर्थ फॉर ऑल y belongs to B, y square is negative। लो भाई, कभी भी y का स्क्वायर, y का वैल्यू कोई भी ले ले, हैं, बी सेट में से y का वैल्यू कोई भी ले लो, आप चेक करो, y का स्क्वायर करने के बाद वो क्या नेगेटिव मिलता है क्या? नहीं। एक भी नहीं मिलेगा नेगेटिव। और एक मिनट, उन लोग बोलते कि सभी वैल्यू हैं, फॉर ऑल, सभी वैल्यू बी की हमको उसके स्क्वायर करने से नेगेटिव मिलेगी। वाह! तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स। ए भाई, एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव मिलता है। तो ऊपर के जैसा ही लिखेंगे हम, नन ऑफ द एलिमेंट्स, सिंस none of the elements of set B satisfies y square is negative, hence given statement is false and its truth value is f। भाई साहब, गाड़ी आगे बढ़ेगी। लास्ट है फिफ्थ वन,
भाई लिखने का बाकी नहीं है ना? नहीं सर, हो गया पक्का। टेक डाउन मैंने रखा है, जिनका बाकी लिख लो। चलिए, फिफ्थ वन, for all y which belongs to b, comma y minus 5 belongs to natural number। देख ले भाई, b में क्या क्या है, 2 3 5 6 7 है ना। तो ये क्या बोलता है, b में जितने भी एलिमेंट है उसको यहाँ पे रखो और चेक करो, -5 करके चेक करो क्या वो सब नेचुरल नंबर के लिस्ट में आते हैं क्या। नहीं सर। क्या भाई, y का वैल्यू 2 लेके देख ना भाई, 2 - 5 - 3 वो क्या नेचुरल नंबर आएगा क्या? नहीं सर। No, sir. फॉर ऑल वाली बात जो इन लोग कर रहे हैं, इन लोग पागल हो गए हैं। क्या लिखेंगे, सिंस y is equals to, एक ही लेके चेक करो, which belongs to b, क्योंकि एक भी नहीं होगा ना तो फॉर ऑल आ ही नहीं सकता है। तो मैं एक ही चेक करके उसको बोल दूंगा कि भाई तुम गलत हो। which does not हाँ सर। satisfy y minus 5 belongs to natural number, therefore given statement is false, hence its truth value is f, its truth value is f। भाई साहब, इसी के आधार पे मेरे को आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन देना है, आप घर पे ट्राई करें। मुझे नया कुछ चालू नहीं करना है। आपको भी प्रैक्टिस के लिए या मैं आपको अलग से भेज ही दूंगा, अभी मेरे को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, है ना। हाँ सर, चलेगा। यस सर। टाइम पास नहीं करना है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अभी मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैंने जो ट्रूथ टेबल का पार्ट खत्म किया था उसके आधार पे एक्सरसाइज 1.6 पे आइए। और 1.6 में पूरा भर के ट्रूथ टेबल का ही क्वेश्चन है, तो मैं एक साथ में नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा लूंगा। तो 1.6 जो है ना, साइड बाय साइड चलते जाएगा, समझ आ रहा है, ताकि आप लोगों को कंटाला भी नहीं आए एक के एक टाइप का क्वेश्चन करके कॉन्स्टेंटली, और हमारे को हम थोड़ा चेंज भी ले सकते हैं। गेटिंग? यस सर। तो मैं ये एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ, देख लो। एक्सरसाइज 1.6, prepare truth table for the following statement. First,
P conditional negation P or Q। अब देखो ट्रूथ टेबल का मतलब ही ये होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू दी नहीं है, हमको ओवरऑल सब पॉसिबिलिटी के बारे में बताना है। As you know, in the truth table, we used to prepare first P and Q as a statement के ट्रूथ वैल्यूज को हम एज्यूम करते हैं, और P को हम क्या एज्यूम करते हैं? TT FF। और ये आया था कैसे, मैंने इसका बेसिकली आपको बात बताया है, अभी मेरे को उस तरह से नहीं जाने की इच्छा है, मैं वर्टिकली लिखते जा रहा हूँ टू सेव द टाइम। Q स्टेटमेंट में एज्यूम करना है TF। ठीक है, अब सुनिए, मेरे को जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट अवेलेबल किया है उसको मैं देखूंगा तो मुझे ये पता चलता है कि मुझे पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ढूंढने का है। तो मेरे पास पहले तो ये ब्रैकेट होना चाहिए, ये ब्रैकेट, और ये जब हमको ब्रैकेट मिलेगा तब उसको ये P के साथ में कंडीशनल में लूंगा। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट के लिए सोचें, ब्रैकेट में पहले मेरे को निगेशन P चाहिए, तो आई एम गोइंग टू फाइंड निगेशन P फर्स्ट, उसका कॉलम बनाने का। सब लोग समझना बराबर, आई एम मेकिंग अ कॉलम ऑफ निगेशन P। P में से निगेशन P कैसे बनेगा? निगेशन P आपको सबको मालूम है, मैंने निगेशन का भी टेबल बनाया था। जो भी ट्रूथ वैल्यू उसका अपोजिट लेने का, T है तो F और F है तो T, राइट। अब मेरे को ये ब्रैकेट के अंदर और चाहिए Q, निगेशन P के साथ और Q, निगेशन P पहले है और Q बाद में है। देखो इसका कॉलम मेरा बन गया, मगर इसकी ट्रूथ वैल्यूज आप बना के लिखने की है। अब शांति से सोचना, निगेशन P है पहले, लेकिन मेरे ऑर्डर में टेबल में उसकी कॉलम है बाद में, Q के बाद में, लेकिन अपने को देखने का कैसा, जो पहले है उसको पहले देखने का। मतलब मेरे को जो ब्रैकेट में चाहिए निगेशन P पहले है ना, उसको पहले देखने का, Q बाद में है ना, उसको नेक्स्ट उसके बाद देखने का। तो निगेशन P का कॉलम देखो और Q का कॉलम देखो, ये दो कॉलम की हमको चर्चा करनी है। तो निगेशन P F और Q T, पहला कॉम्बिनेशन F और T क्या आएगा? T। दोनों F है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, और एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू। और के केस में कभी भी ध्यान रखना, एक ट्रू एक फॉल्स और के लिए वो ट्रू बन जाता है। ये कॉलम समझ में आया सबको? अब मेरे को लास्ट मेरा कॉलम बनेगा जिसमें P कंडीशनल ब्रैकेट निगेशन P और Q, ये हमें पहले P देखना है, जो कि पहले P है ही मेरे पास ऑर्डर में भी, तो नजरिया देखने का वांदा नहीं आएगा इसमें, लेकिन जो उल्टा था ना तो उल्टा देखना पड़ना है, समझ में आ रहा है? लेकिन सोचना सीधा रहेगा ना। चलिए P कंडीशनल, अभी कंडीशनल के लिए मैंने हिंट क्या दिया था? TFF। TFF, करेक्ट। तो बस जरा देखो P कॉलम और ये सेकंड लास्ट कॉलम, TFF का कॉम्बिनेशन किधर दिखता है क्या? TFF, तो सेकंड दिख रहा है, देख लो, करेक्ट, ये सेकंड वाला दिख रहा है। TFF यहाँ पे लिख डालो F, और बाकी के सब क्या हो जाएंगे? ट्रू। तो बस हो गया तुम्हारा ये ट्रूथ टेबल बन के रेडी। जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट था उसके लिए ट्रूथ टेबल बन के रेडी है। समझ में आया सबको?
ये आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन रिकरिंगली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए, सबको समझाइए। कृति, हर्षाली, विधि, यस सर। आरती, यस सर। हाँ सर। यस सर। सौरभ, स्वराज, हाँ मेहुल। सर। हाँ, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये आसान है, लेकिन मिस्टेक वो होती है, ये हम भी देखते हैं कभी कभी बच्चे लोगों का, वो TF में देखने में या गड़बड़ कर देते हैं, लिखने में भी। और एक बात मेहरबानी करके ध्यान रखना, ये देखो मैं जो बता रहा हूँ तुम्हारे सामने, कोई लोग ऐसा करते हैं, ट्रू लिख दिया, बाद में उसको ऐसा फॉल्स बनाते हैं। कृति, ये क्या लिखा है मैंने? क्रिश, ये क्या लिखा मैंने? TF। ये कोई समझ में आने वाली बात है क्या? नहीं सर। तो ये गड़बड़ बच्चे लोग करते हैं, हमने सर देखा लोचा है। मारते, लोचा। लोचा मारते बच्चे लोग ही मारते हैं। हाँ तुम सर। लोगों को ये मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, ये रेड अलर्ट, ऐसा नहीं करना। गलती हो गई, समझो मैंने ट्रू लिख दिया और अब इसको मेरे को फॉल्स करना है, तो यू ओमिट दिस एंड सेपरेटली नोट डाउन एफ। क्या फर्क पड़ रहा है? सही दिखता तो है एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर ही बराबर नहीं देखेगा तो चेकिंग क्या करेगा? तो आपको बराबर से ध्यान में रखना, ये सब मिस्टेक्स हम देखते रहते हैं, इसलिए आप लोग केयरफुल रहें। चलिए सेकंड पे मैं आता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल बनाना है। क्या है स्टेटमेंट? आइए, निगेशन P और Q एंड negation P or negation Q। चलिए PQ एज्यूम कर लिए। TTFF TFTF, ये तो आपका स्टैंडर्ड अजम्पशन होना ही है। चलिए, अब पहला हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? देखो मोटा मोटा देखो तो दोनों ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के बीच में एंड है ना, लेकिन वो ब्रैकेट भी क्रिएट करना पड़ेगा ना हमको। तो ब्रैकेट के अंदर हमको निगेशन P एक तो चाहिए, दिख रहा है, निगेशन Q भी आगे चल के चाहिए, तो अभी से बना के ले लें। निगेशन Q भी मैं बना के ले लेता हूँ, बाद में आगे दिक्कत नहीं। और सुनो, और नहीं बनाया समझो भूल गए, आगे बनाने की जब बारी आती है तभी याद आ गया, तभी बना लिया, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। एटलीस्ट हमने बना के लिया ना, जरूरत पड़ा तभी बनाया, ठीक है, पहले से बना के रखा है, क्या फर्क पड़ता है। चलिए निगेशन P बोले तो उल्टा हो जावे, FFTT और निगेशन Q हो जावे FT। चलो इसके बाद हमको ये जो पहला ब्रैकेट है निगेशन P और Q, ये ढूंढना पड़ेगी। देखो, और एक बात आपको मेहरबानी करता हूं समझ लेना, सब लोग लेफ्ट हैंड साइड मोस्टली
लेफ्ट हैंड साइड मोस्ट से स्टार्ट करने के हिसाब से कॉलम कंजस्टेड करके बनाने के सीखना। कभी बड़ा स्टेटमेंट होता है ना तो आपका पूरा जगह कम ना पड़े, इसीलिए मैंने बोल दिया आपको लेफ्ट हैंड साइड मोस्ट से जितना आपको जगह रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से कॉलम मतलब कि यूज करके उतना जगह में कॉलम बनाए। बहुत से लोग पहले से जैसा बड़ा बड़ा कॉलम बनाते फिर लास्ट में इधर राइट हैंड साइड में जगह ही बचता नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कॉलम की कमी ना पड़ जाए। स्टेटमेंट छोटा है तो ठीक है, लेकिन कभी स्टेटमेंट बड़ा लंबा होता है तो अपने को जितनी कॉलम की जरूरत पड़ती है उसके लिए फिर जगह भी चाहिए, है ना? फाइन। चलिए निगेशन पी पहला देखने का है और फिर क्यू देखना, उल्टा देखना पड़ेगा और दोनों के बीच में और है तो और के सब एफ टी 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 एफ 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 टी 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 और टी एफ टी। टी। देखो मैं बोलता हूँ खाली टी एफ एफ टी जो भी हो, लेकिन मेरे दिमाग में उसके बीच में और है, ये मैं ध्यान में रखता हूँ। जब भी आप भी करें तो क्योंकि मेरे को घड़ी घड़ी और बोलने की जरूरत नहीं बीच में, मैं और के कॉन्टेक्स्ट में ही सोच रहा हूँ। चलिए आगे। अब मुझे ये सेकंड वाला ब्रैकेट चाहिए, निगेशन पी और निगेशन क्यू। चलिए निगेशन पी पहले देखना है, निगेशन की बाद में देखना है, और ऑर्डर में ही है ना वो भी, और बीच में और है भाई एफ 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 टी 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 एफ टी और टी टी टी। भाई एक भी कॉलम में स्टार्टिंग में किधर मिस्टेक चली गई ना, वो आगे मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होनी ही है, ये ध्यान रख लेना, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ें। और लास्ट कॉलम है हमारा। अच्छा अभी देखो तुमको यहाँ हेडिंग लिखने के लिए जगह नहीं है, समझ लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक आपको रास्ता बता देता हूँ। आप हर एक कॉलम को नंबर दे दें। क्या दे दें? नंबर। जैसे कि ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये दिख रहा है कि नहीं? मैं कलर बदल देता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, और अब हम आ रहा हूँ नंबर 7। और नंबर 7 जो होगा वो किसका दोनों का संगम होगा? 5th का और 6th का। तो देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, तो 5th जो है उसका 6th के साथ एंड का रिलेशन। ये समझा मैंने कैसे लिखा? देवंश्री समझा? है समझा? सर मुझे नहीं समझा। आर्या? हाँ। अब हमारा लास्ट कॉलम जो बढ़ने वाला है विच इज द फाइनल कॉलम, and that final column we have to make with the help of both these last two columns, because 5th कॉलम जो है उसमें जो हमको ब्रैकेट मिला और 6th कॉलम जो है उसमें जो ब्रैकेट मिला, उसके दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव है? एंड। तो दोनों के बीच में एंड है, तो मैं दोनों के बीच में एंड लिख दिया। 5th स्टेटमेंट। अच्छा, हाँ। और 6th स्टेटमेंट। मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, उस स्टेटमेंट का मैंने नंबर लिखा है, समझा। which is represented in that column। एक रति समझा? ओके। हाँ सर समझा ना। ऐसा भी स्टाइल मारना पड़ता है क्योंकि जगह नहीं है, तो क्या करूं? चलिए। हाँ सर। तो
अब मेरे ध्यान में पूरा स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने लिखा है खाली हेडिंग में नंबर फॉर अवर जो है जगह का हिसाब से। तो दोनों के बीच में एंड है। चलो, पहला ब्रैकेट 5th वाला कॉलम में और दूसरा ब्रैकेट 6th वाले कॉलम में, और दोनों के बीच में एंड है। एंड के हिसाब से सोचना है। T F F पूरा F हो जाएगा भाई, फॉल्स हो जाता है। दोनों अलग है तो F आ जाना है एंड में। F T F T T T T T T, खत्म हो गया बात। देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा शांति से जाने का, भले थोड़ा टाइम जाता है, मगर किधर मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। और एक भी मिस्टेक स्टार्टिंग में हो जाए तो पूरा गई भैंस पानी में, ऐसी बात है। तो ये समझ के करने का है। चलिए, अब मैं एक तीसरा खत्म करता हूं, और एक तीसरे में आपको इंटरेस्टिंग बात करनी है। देखो, स्टेटमेंट क्या दिया है आपको, P and R कंडीशनल, P और निगेशन Q। भाई, सब लोगों का ध्यान गया क्या? P Q और तीसरा R स्टेटमेंट भी दिया है। अब आप सोच लें, 3 स्टेटमेंट अब इधर हमको दिया है, तो 1 मिनट, 2 स्टेटमेंट होता है, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन बने थे वो कितने कॉम्बिनेशन बने थे? 4 कॉम्बिनेशन। तो जब 3 स्टेटमेंट रहेंगे तो कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? Is it 9 or is it 6 or is it 8? सर 7। ले भाई, तेरा ऑप्शन भी लिख दिया 7। सर 8 परफेक्ट है। 8 rows and 7 columns। अरे रो कॉलम नहीं पूछा मैंने, कॉम्बिनेशन पूछा। हाँ सॉरी। देखो, P Q और R, सब लोग का ध्यान बोर्ड पे है। अभी ये मैं ज्यादा चर्चा करे बिना सामने दिखाई देता हूँ, बहुत से लोग को देख के समझ में आ जाएगा, अंदर पूछने की जरूरत नहीं मुझे। अभी सुनिए, मैंने P और Q 2 स्टेटमेंट के आधार पे जब भी मैंने शुरू किया था, तो P को क्या लिखा था क्रिश? यस सर। 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी 2 किया अपन ने, उसमें P और Q 2 ही था, तो P के लिए मैंने क्या लिखा था? अरे P स्टेटमेंट से क्या कॉम्बिनेशन? ट्रू फॉल्स फॉल्स। TTFF लिखा था ना क्रिश? हाँ हाँ TTFF बरोबर। अब सुनिए, मतलब 2-2 का पैर में लिखा था ना? हाँ सर। अब ये ले 4-4 का पैर में लिख। हाँ सर। TTTT FFFFF FFFF FFFF। हाँ, क्यू में है 2-2 का कॉम्बिनेशन में आ जा। TTFF 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 TTFF, और आर में अल्टरनेटिव आ जा। TF 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 TF
ये सबको समझा? हाँ सर। ये मेन बात थी, क्योंकि आर को इन्वॉल्व करा गया। और एक मिनट, इसके कारण ये ट्रूथ टेबल बहुत बड़ा हो जाना है, सीधी बात है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इंक्रीज्ड ड्यू टू 3 स्टेटमेंट्स। चलिए अब हम हमारे आगे काम बढ़ाते हैं। अगर हमको ब्रैकेट में, पहला ब्रैकेट में क्या चाहिए, पी एंड आर। देखो मेरे को ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, मेरे को जब समझ में आ रहा दिख रहा है तो मेरे को नंबर देने का कोई मतलब नहीं। बाकी आप नंबर देने के लिए एक लाइन ऊपर छोड़ के रखेंगे तो चलेगा, है ना। और नंबर दिया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर नहीं देने के लिए है तो और नहीं भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नंबर देना वो अपने कन्वीनियंट की बात थी, समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जगह का हमको प्रॉब्लम पड़ा लिखने के लिए, इसी वजह से हमने नंबर दिया। चलो पी एंड आर, बीच में एंड है भाई साहब, और पी और आर में देखना है, क्यू को बीच में मत देखना। टी टी टी, ई एफ, बीच में एंड है, ये हिसाब से बोलने का है। टी टी टी, ई एफ एफ, एफ टी एफ, एफ एफ एफ, एफ टी एफ, एफ एफ एफ। ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब हम आ रहे हैं सेकेंड ब्रैकेट की ओर। चलिए भाई जी, सेकेंड ब्रैकेट मतलब उसमें निगेशन क्यों चाहिए? देख मैंने पहले से निगेशन क्यों निकाला नहीं, अभी निकाल लो ना भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी था कि पहले ही निकाल के रखना है। निगेशन क्यों बोलेगा तो एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी। ओके, चलिए अब मेरे को निगेशन क्यू का इस्तेमाल करना है ये सेकंड ब्रैकेट के लिए। पी और निगेशन क्यू, पी पहले है वो है ही पहले, निगेशन क्यू बाद में है वो भी बाद में है। चलिए पी और निगेशन क्यू जरा बराबर देखना है। ऐसा देखो, उसके ऊपर चाहिए तो वो कॉलम पे अपने को फिंगर रखने का, मतलब कौन सी दो कॉलम की वैल्यू को हमको देखना है। कभी कभी बच्चे लोग मिस्टेक ये करते हैं, देखना होता है कोई कॉलम का ट्रूथ वैल्यू और देख लेते कोई दूसरे का। यस, हो सकता है, तो ये बेटर है यू पुट दैट फिंगर, टू फिंगर लाइक दिस, सो एज इट कैन इंडिकेट which two column you have to consider. P and negation Q। चल भाई, T और है बीच में, T F T, T F sorry T, okay, then T T T, then T T T, F F F, F F F, okay, then F T T, F T T। जरा मेरा वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है, but I hope I have done it properly। सब लोग जरा चेक करो। And the last one as a required statement, P and R, conditional P और negation Q। चलिए P and R इधर है और P और negation Q इधर है, दोनों के बीच में कंडीशन है। कंडीशन के लिए क्या हिंट है?
TFF. TFF. Hint, TFF you should know, and accordingly you first check those truth values. पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवें में नहीं है, एक किसी में नहीं है ना, है ही नहीं, किसी में नहीं है, तो TFF आने के हिसाब से कोई कंक्लूजन नहीं है, तो सब ट्रू हो जावे। चलिए खत्म हो गई बात, सब ट्रू आ गया। और एक मिनट, इन लोग ने इसमें कमेंट लिखने के लिए बोला वगैरह नहीं है? टोटोलॉजी। या परफेक्ट, जो मुझको कमेंट लिखने को बोला हो तो मैं ये सभी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, उसके कारण इसको मैं बोलता हूँ टोटोलॉजी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बाकी इधर अपने को लिखने के लिए बोला नहीं, इसलिए हम लोग लिख नहीं रहे। स्टेटमेंट पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, ये समझा? इसमें ध्यान रखने का है। ये फोर्थ वाला सब लोग करो तो। या होमवर्क में करेंगे सब लोग? होमवर्क हाँ, अभी बैठ के चलो कर डालो। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, एनीथिंग टू आस्क? नो सर। तो मैं यहाँ मीटिंग एंड करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर सुनिए, मैं कंसेप्ट में आगे बढ़ूंगा। ये ट्रूथ टेबल वाला एक्सरसाइज मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें एक साथ करने बैठेंगे तो कंटाल जाएंगे, सब क्वेश्चन करने का नहीं एक साथ, थोड़ा बहुत करते हुए सबको कंप्लीट करेंगे हम। थैंक यू फ्रेंड्स।